साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक है मॉडल टेस्ट पेपर। प्रश्नों की संख्या 100 है। सभी विषय शामिल है, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, शैक्षिक एवं सामान्य बोध, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय और लास्ट में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से एक विषय। देखते हैं आपका कितना स्कोर होता है। अभी आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आपका हिंदी का है। हिंदी का 10 प्रश्न आता है। सबसे पहले तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है महाधन ऋषि, महधन ऋषि, महधन ऋषि, महाधन ऋषि। इसका सही उत्तर है साथियों महाधन ऋषि। संधि से एक सवाल पूछता है साथियों, इसलिए आप संधि को अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, आपका दिया है तो इसका जो है देखिए, राजपुत्र, नीलकमल, ग्रामवासी, यह दशानन। तो बहुब्रीहि समास मतलब होता है, ये हो जाएगा जैसे दशानन क्या है, रावण। दशानन किसको कहते हैं? रावण को। तो ये आपका क्या है, सही उत्तर है दशानन। ये राजपुत्र तो आपका राजा का पुत्र हो जाएगा, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है? नीलकमल आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। वाक्य में जो कौन सा सर्वनाम है? ये जो दिया है ये कौन सा सर्वनाम है? तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पर ये जो है ये संबंध को दर्शा रहा है इन दोनों के बीच में। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, मतलब ये संबंध को दर्शा रहा है। ये क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम याद रखेंगे साथियों, 11 सर्वनाम होता है कुल। इसको आपको याद रखना है, इसको पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पक्षी पेड़ से उड़ गया। वाक्य में पेड़ से कौन सा कारक है? देखिए यहाँ पेड़ से याद रखेंगे साथियों, जब भी पक्षी पेड़ से उड़ गया ये हो गया आपका अपादान कारक आएगा। क्लियर है? जब भी अलग होने का भाव रहता है, जैसे कि पत्ती मतलब पेड़ से गिरते हैं, तो वहाँ भी क्या होगा आपका अपादान कारक होगा। अलग होने का भाव रहता है, वहाँ क्या होता है आपका अलगाव के भाव में अपादान कारक होता है। ये होगा आपका अपादान। देखिए साथियों, पशुता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रत्यय याद रखेंगे, इसका हो जाएगा पशुधनता। जो बाद में लगता है वो क्या हो जाएगा आपका प्रत्यय। ये हो गया। और उपसर्ग क्या लगता है? पहले। उप मतलब पहले, हमेशा याद रखेंगे। ये हो गया आपका प्रत्यय है, तो ये क्या है सही उत्तर इसका ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतः स्त्रीलिंग माना जाता है? यहाँ देखिए आपका यह हिमालय, गंगा, समुद्र, पर्वत। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गंगा क्या है स्त्रीलिंग है। देखिए साथियों, जितना भी टॉपिक बता रहा हूँ उसको आपको और अच्छे से स्टडी कर लेना है। अगला प्रश्न है, गुरु से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो गुरु से क्या हो जाएगा आपका गुरुत्व। भाववाचक उसका बनाएंगे तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तत्सम तद्भव है? तो यहाँ पर देखिए ये दिया है आपका अग्नि, तो अग्नि का आगत ये तो आपका गलत है। पुष्प का पुष्कर ये नहीं होगा। अंगुष्ठ का अंगूर ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर है कृषक किसान, ये सही है। कृषक तद्भव तत्सम है, किसान क्या है तद्भव है। अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो ये तो आपका पहला वाला प्रश्नवाचक है, ये आपका अर्ध विराम है। क्लियर है? तो ये है आपका विस्मयादि बोधक। ऑप्शन सी क्या है विस्मयादि बोधक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध माने संदेह। तो जैसे वह विद्यालय गया, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जा रहे हैं।
तो इसमें देखिए संदेह किसमें, वह विद्यालय गया होगा, संदेह है उसमें, गया है कि नहीं गया है। क्लियर है। तो जो टॉपिक इसमें बता रहा हूँ, जैसे ये काल वाला, तो काल वाला को आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, इसका काल से संबंधित प्रश्न को। देखिए साथियों, आपका इंग्लिश का है, इंग्लिश का 10 प्रश्न इंग्लिश से आपका पूछता है। इसका आपका देखिए पहला प्रश्न है, बाय नेक्स्ट मंडे सी फिल इन द ब्लैंक्स है डैश द प्रोजेक्ट। इसमें इसका सही उत्तर है आपका साथियों, विल हैव कंप्लीटेड। देखिए साथियों, विल है क्यों है, क्योंकि बाय नेक्स्ट मंडे बोल रहे हैं, मतलब अगले सोमवार को, तो भविष्य का बात हो रहा है, तो भविष्य का बात हो रहा है, मतलब ये प्रोजेक्ट क्या है, कंप्लीट हो जाएगा बोल रहे हैं, तो ये इसलिए विल लग गया है। बाकी आपका ये कंप्लीटेड, ये तो पास्ट हो गया, और ये हैज कंप्लीटेड, ये प्रेजेंट में रहता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट मंडे मतलब भविष्य का बात हो रहा है, इसलिए विल वाला लगेगा, विल हैव कंप्लीटेड। अगला प्रश्न है, इज देयर डैश मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है सम, एनी, मैनी, फ्यू। अगर इसका कंप्लीट आपको नॉलेज लेना है तो मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इंग्लिश का कंप्लीट, इसका सम, मैनी का बहुत अच्छे से चित्रात्मक रूप में उसको तैयार किया हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जब भी जहाँ नकारात्मक भाव रहेगा, जैसे कि इज देयर, और जहाँ सकारात्मक भाव होता है वहाँ सम का प्रयोग होता है, नकारात्मक में एनी का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए फ्रिज में क्या है, मिल्क, मतलब थोड़ा बहुत बचा है, लेफ्ट इन द फ्रिज, तो यहाँ पर आएगा आपका एनी आएगा, क्या आएगा, एनी आएगा। क्लियर है। तो ये नकारात्मक भाव इसलिए एनी आ गया इसका। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए ए इन द का प्रयोग एक प्रश्न पूछता है साथियों, इसका भी कंप्लीट कहाँ पर आर्टिकल लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, इन सब का भी कंप्लीट आपका वीडियो जो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ देखिए चूँकि हाईएस्ट है, मतलब ये आपका जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, वैसी हाई, हायर, हाईएस्ट होता है, डिग्री है, तो जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री, वहाँ पर हमेशा द का प्रयोग होता है। क्लियर है। यहाँ पर आप इसमें आएगा, इसका सही उत्तर है द। और भी कंप्लीट नियम जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। तो यहाँ पर क्या किया, जो बिल्ली है उसने मतलब दीवार से कूदा। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका, इसमें आएगा आपका ओवर। क्लियर है। इन मतलब में होता है, बिसाइड मतलब बगल में, अंडर मतलब नीचे, तो चूंकि दीवार के ऊपर, क्लियर है, ऊपर कूद रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा आपका ओवर। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस, वॉइस से संबंधित प्रश्न आता है, इसलिए वॉइस को अच्छे से क्लियर करें। दे विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। अब क्या है, आपको पहले तो इसका टेंस को पहचानने आना चाहिए, फिर सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर विल है मतलब फ्यूचर टेंस है, और ये क्या है, फ्यूचर सिंपल है। विल के बाद क्या है आपका वर्ब का पहला फॉर्म है, मतलब ये फ्यूचर सिंपल है। तो फ्यूचर सिंपल होता है, याद रखेंगे। सबसे पहले इसका आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट का पता लगाएंगे। तो सब्जेक्ट इसका दे है, सब्जेक्ट, वर्ब इसका कंप्लीट है, और ऑब्जेक्ट इसका वर्क। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो जाएगा, इसका आप पेसिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर उसके साथ लगेगा विल या सेल, फिर प्लस बी लगेगा, प्लस उसके बाद लगेगा आपका V3 और प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका, देखिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द वर्क। तो द वर्क पहले आएगा आपका, द वर्क आ जाएगा ऑब्जेक्ट के बदले, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, विल बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा, तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, फिर लास्ट में टुमारो। तो ऑप्शन सी देखिए, द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो। क्लियर है। ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है पेशी में, सब्जेक्ट लास्ट में हो जाता है, और जो वर्ब का पहला फॉर्म है वो वर्ब का तीसरा हो जाता है, और ये विल बी इसका स्ट्रक्चर है। इस प्रकार ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है मॉडल्स। तो देखिए यहाँ पर, यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक।
तो यहाँ पर दिए कैन, माइट, मस्ट, कुड। अब इसका भी मॉडल का कंप्लीट वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, वहाँ पर इसका कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाए कहाँ पर क्या लगेगा। तो याद रखेंगे जहाँ पर जरूरी होता है, जरूरी, तो जरूरी होता है वहाँ हमेशा मस्ट लगता है। तो जैसे कि यू मतलब आपको हेलमेट, जब आप बाइक चला रहे हैं राइडिंग, तो बाइक चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, तो जो जरूरी है इसलिए क्या आएगा इसमें, मस्ट आएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, विच कंजक्शन करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड। तो देखिए ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, वह फेल हो गया, तो कठिन मेहनत करता है और फेल हो गया, और यहाँ आर सो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका बट। वह कठिन परिश्रम करता है, कड़ा मेहनत करता है, किंतु फेल हो गया, असफल हो गया, इसलिए इसमें क्या आएगा आपका बट आएगा। अगला प्रश्न साथियों नरेशन से एक प्रश्न पूछता ही है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन का सही इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। हमेशा याद रखेंगे साथियों, इसका भी बहुत सारे नियम है। तो यहाँ पर देखिए जब भी मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, उसमें वो बदलता नहीं है, जैसा है वैसे ही रहता है। याद रखेंगे जैसे क्या करता है, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये कभी नहीं बदलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है चाहे कोई भी बोले, तो इसलिए जैसा है ये वैसा ही रहेगा। सैड के बाद बस आपको दैट लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, द टीचर सैड, ये वैसा ही रहेगा, दैट लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सब सेम रहेगा। सैड के बाद आपको बस दैट लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन टैग, सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। हमेशा क्वेश्चन टैग में याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को आपको देखना है, सहायक क्रिया को। सहायक क्रिया कौन सा है उस पर आपको ध्यान दे रहे हैं, बाकी किस चीज से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका सहायक क्रिया क्या है, हैज है, तो हैज को आप लोग को लिखना है और उसमें नॉट लगाते हैं, तो वो हो जाएगा हैजंट, ऐसे लिखते हैं। क्लियर है, नॉट नहीं है तो नॉट लगाते हैं, अगर नॉट है तो नॉट को हटा देते हैं, तो हैजंट हो जाएगा। फिर जो सब्जेक्ट है उसको देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है इसका, सी, तो हैजंट सी, ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है, अगर इज रहता तो इजेंट हो जाता, इस प्रकार याद रखेंगे। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ही प्लेस क्रिकेट, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हमेशा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसका सहायक क्रिया का पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का। तो ये सबसे पहले पता कीजिए, ये क्या है, प्ले, तो ये वर्ब का पहला फॉर्म है। तो वर्ब का पहला फॉर्म किसमें होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल का सहायक क्रिया होता है डू या डस, याद रखेंगे। क्लियर है। अब हमेशा याद रखेंगे ही सी इट नेम के साथ डज लगता है, आई वी यू दे नेम्स, एक से अधिक व्यक्ति के नाम के साथ डू लगता है, तो ही है इसलिए क्या लगेगा, डज। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको डज लगेगा, तो डज चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए डज पहले आ जाएगा, डज हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया, ही, उसके बाद ये एस इसमें लगा तो एस नहीं लगेगा, आपको हो जाएगा प्ले हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए। डज ही प्ले क्रिकेट, एस इसका हट जाएगा, एस इधर आ गया, तो डज ही प्ले क्रिकेट। देखिए साथियों रीजनिंग का आपका 20 प्रश्न पूछता है। तो यहां से आपका देखिए, यहां से पहला प्रश्न है, यदि a बराबर 1 एंड बराबर 19 तो बैट बराबर क्या होगा। सिंपल सा है, आपको क्रम को याद रखना, जैसे a का नंबर पहले नंबर पर आता है, b दूसरे नंबर पर आता है, ऐसा वाला है ये। जैसे यहाँ आपका a का 1 नंबर है, यहाँ पर देखेंगे एंड में n का कौन सा नंबर आता है, सिफिलोरक्स याद रखेंगे, सिफिलोरक्स, अगर आपको जल्दी याद रखना है। ABCD वैसे क्रम से 1 से 26 तक होता है, जेड का 26 नंबर है। यहाँ से 3 का पढ़ा पढ़ लेंगे, 3 कम 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। अब यहाँ पर आपको a का तो 1 हो गया, n का पता लगाना है, तो यहाँ पर देखिए l का 12 है, m का 13, n का क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए l का 12, m 13, n का 14। फिर उसके बाद आपका दिया d का यहाँ से हो जाएगा
ए बी सी है, सी का 3 है तो डी का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 14 4 18 कितना हो गया 19। तो वैसे ही बैट का निकालना है। क्लियर हुआ। तो बैट का आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका बी का क्या होगा, बी का 2 हो जाएगा, बैट में बी का 2, ए का 1 और टी का निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आर का 18 है तो आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है, तो 18 के बाद 19 20, ये क्या हो जाएगा आपका 20। तो 20 और 1 21, 21 2 23। क्लियर हुआ। तो पहला का सही उत्तर क्या है आपका 23, ऑप्शन बी। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है सिफिलोरक्स, इससे आपका सवाल बन जाएगा, ये वाला है। अगला प्रश्न है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, बताए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। रिलेशन से एक प्रश्न आता है साथियों, अच्छे से स्टडी कर लेंगे। यहाँ जब भी इकलौती आएगा याद रखेंगे, इकलौती वाला आता है मतलब उन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो क्या पुरुष का परिचय देते उसकी पत्नी, क्या कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब वो खुद अपने आप को बोल रही है। क्लियर हुआ। वो इकलौती बोल रहे हैं मतलब वो अपने आप को ही बोल रही है, सीधा बात। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, वो क्या होगी उसकी पत्नी होगी। इसको याद रखेंगे, इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरों से 16वां है, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। याद रखिए, देखिए ये बोल रहा है दोनों छोर से 16, मतलब एक आदमी है तो जाहिर सी बात है जब ये 16वां नंबर है तो इधर क्या होगा 15 लोग रहेंगे, इधर 15 लोग रहेंगे तब तो 16वां आएगा, और इधर भी 15 लोग रहेंगे तब 16वां आएगा। सिंपल है, दोनों छोर से 16वां बोल रहा है तो इधर 15 इधर 15 और बीच में एक आदमी है, तो बीच में एक आदमी यहाँ पर है तभी 16वां होगा। तो ये सिंपल सही, इस सबको जोड़ देना सीधा, 15 15 15 30, 30 और 1 31, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 31। या इसका ट्रिक याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक होता है 2x - 1। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो 2 हो जाएगा, x के बदले 16 लिख देना और -1, तो 16 दूनी 32, 32 में से 1 गया 31, बस ऐसे बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग तथा जंतु संबंध। यहाँ पर देखिए इसको मिलान करना रहता है, ऐसा टाइप का सवाल आता है। जैसे सांप का संबंध किससे है आपका, सरीसृप से है, तो जो सांप है सरीसृप प्रजाति का है, तो घोंघा कौन सी प्रजाति का है, तो घोंघा इसका उत्तर है मोलस्का। याद रखेंगे मोलस्का इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैसे 40 का और 21 का संबंध है तो 100 का किससे संबंध होगा। इसको देखिए 20 में 2 का गुणा किए, 20 दूनी 40, क्लियर है। और तो वैसे ही किसका गुणा करेंगे 2 बार तो 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 50 दूनी 100, एक एक्स्ट्रा है ना इसमें भी एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित है, उन शब्द को चुने जो विजाती हो, मतलब 3 ठो एक जैसे है चौथा अलग है, ऐसा टाइप का प्रश्न आता ही है। आप और बहुत सारे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 3 एक जैसे कुत्ता घर, अश्वशाला, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा के रहने का स्थान, यहाँ पर ताला और मांद। अब याद रखिए मांद किसको कहते हैं, मांद मतलब जो शेर भालू लोग रहते हैं, शेर भालू उसके वो जो है निवास करते हैं, उनके गुफा को मांद कहते हैं। अब उनके में ताला लगता है क्या, नहीं लगता, क्लियर है। बाकी आप कुत्ता के घर में जो रहता है उसमें ताला लगा सकते हैं, घोड़े के निवास स्थान में ताला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ताला नहीं लगा सकते, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपका यदि है इस टाइप का प्रश्न पूछता ही है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप प्रश्न को, तो यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें उत्तर लाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, क्लियर है, इसका इससे गुणा किए 2 तिया 6, फिर 6 का 3 छक्के 18, मतलब गुणा हो रहा है आपस में, 18 छक्के 108 हो गया, आपस में गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 108 और 18 का गुणा कर देना, 108 गुणा 18, तो 18 8 कितना होगा 144 की 4, यहाँ 14 हो जाएगा आपका। तो यहाँ 18 शून्य शून्य ये हो जाएगा, फिर 18 कम 18 19, तो ऑप्शन ए 1944 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए यदि भाग का अर्थ प्लस है, ये भाग नहीं याद रखेंगे, ये प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग हो, तो अब यहाँ पर क्या करना है, जो 8 दिया है इसको सिंपल सा हल करना है। ये 8 का 8 ही रहेगा, भाग को क्या कर देना है आपको प्लस कर देना है, क्लियर है। माइनस यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ भाग, माइनस को क्या बना देना है भाग बना देना है, और दिया है गुणा का अर्थ माइनस है, तो एक गुणा को क्या कर देना है माइनस कर देना है,
और प्लस का अर्थ दिया है गुणा, तो इसको क्या कर देना है गुणा। जब भी बोर्ड मास का नियम याद रखेंगे, हमेशा पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर पहले भाग करेंगे, तो भाग करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 भागित 15, तो 3 पंचे 15, 5 आ जाएगा। ये 8 का 8 ही रहेगा, यहाँ प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस, यहाँ 4 गुणा 2 है तो इसका गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर देखिए -8 + 8 का कट गया, क्या बचा आपका 5, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए इस टाइप का प्रश्न अभी पूछ रहे हैं लेटेस्ट में। यहाँ पर आप देखेंगे इसको जमाना रहता है क्रम से, कौन पहले आएगा, जैसे रक्षा करना, दबाव, राहत सामग्री, वर्षा, बाढ़। तो सबसे पहले आएगा आपका दबाव, दबाव होगा तो उसके बाद क्या होगा वर्षा होगा, वर्षा होगा तो क्या होगा बाढ़ होगा। अभी बाढ़ आ गए हैं, ठीक है, अभी देख रहे हैं बिलासपुर में बाढ़ आ गया है, तो दबाव होगा, वर्षा, फिर क्या है बाढ़, बाढ़ आएगा तो क्या करेंगे रक्षा करेंगे, और रक्षा करने फिर उसका राहत सामग्री आएगा, 2 4 5 1 3, तो इसमें है आपका ऑप्शन बी। देखिए साथियों इस टाइप का प्रश्न भी अभी पूछ रहे हैं, यहाँ जैसे ये वाला प्रश्न है आपका, ये दिया है, यहाँ पर देखिए जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक इमारत, ये अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, ये अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। भूतल कुल 6 मंजिल है, भूतल नंबर 1 उसके ऊपर 2, ऐसे क्रम से मंजिल है। क्लियर है? और उसके बाद दिया जिस मंजिल पर एक्स रहता है, अब यहाँ पर इसको देखकर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर अब देखिए इस प्रकार आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे बना लेंगे ये मंजिल। क्लियर है? अब मंजिल में देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 1 होगा आपका, 1 फिर 2 3 4 5 और एक और बना लेंगे 6। देखिए साथियों इस प्रकार नीचे से ऊपर जाएगा मंजिल, हमेशा याद रखेंगे, इसलिए 1 2 3 4 5 6 से लिख देंगे। अब इसको प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जिस मंजिल पर एक्स रहता है उसके ऊपर 2 मंजिल है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 मंजिल को ले लेंगे, उसके ऊपर 2 मंजिल है, टी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो यहाँ से जैसे इसको हम लोग मान लेते हैं, जिस मंजिल पर एक्स रहता है, ये एक्स है, इसके ऊपर 2 मंजिल है 5 और 6, और टी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो इसको क्या करेंगे टी ले लेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए टी व वाई जिन मंजिल पर रहते हैं उनके बीच मंजिल पर केवल 2 लोग रहते हैं, तो टी और वाई, तो यहां से हो जाएगा आपका तो यहाँ पर देखिए साथी इसके बीच में 2 लोग रहते हैं, तो इसको मान लेंगे हम y और यहाँ पर आ जाएगा आपका w। उसके बाद दिया आपका यहाँ पर दिया है, देखिए जिस मंजिल पर z रहता है v उसके एकदम ऊपर है, तो इसको ले लेंगे z और ये हो जाएगा आपका v। क्लियर है? तो इस प्रकार इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा ऐसा सवाल बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला पहले तो इसी को जमाना रहता है, इसको अच्छे से सही जमाएंगे तभी उत्तर सही निकल पाएगा, और ऐसा प्रश्न पूछ ही रहा है। तो निम्नलिखित में से भूतल अर्थात मंजिल नंबर 1 पर कौन रहता है? 1 पर कौन रहता है आपका जेड, तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ये हो गया इसका। उसके बाद दूसरा डब्लू निम्नलिखित में से किस मंजिल पर रहता है? डब्लू कौन सा मंजिल पर है आपका 5वां मंजिल पर है, ऑप्शन बी। उसके बाद बोला है जिस मंजिल पर एक्स व वी रहते हैं उनके ठीक बीच की मंजिल पर निम्नलिखित में से कौन रहता था? एक्स और वी, इसके बीच में कौन है आपका वाई। क्लियर है साथियों? तो मेन इसका है ऊपर के प्रश्न को समझना और उसको सही सीक्वेंस में जमाना, उसको आप सही से जमाएंगे तभी आपको उत्तर बन पाएगा। तो इस प्रकार के अधिक से अधिक प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे। देखिए साथियों इसका ये दर्पण प्रतिबिंब से सवाल है, वैसे जल प्रतिबिंब का सवाल पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर दर्पण वाला है तो दर्पण के हिसाब से उसका ट्रिक अलग होता है। जैसे ये दिया है निम्न नीचे के प्रश्न में एक आकृति दी गई, इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्प से चुनना है। तो ये दर्पण ये हो गया आपका चित्र दिया है, बीच में क्या है आपका दर्पण है, तो इधर कौन सा चित्र आएगा। क्लियर है?
तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये दर्पण है। तो हमेशा याद रखें दर्पण में उल्टा होता है, उल्टा दिखता है। जैसे हम लोग देखते हैं तो हमारा फेस सामने की ओर दिखता है, तो वैसे इसका चित्र बनेगा ऐसे। जैसे ये ऐसा दिया है आपका तो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला ऐसे हो जाएगा। ये इधर दिया है ना तो ये इधर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए साथियों, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आता है, त्रिभुज की गिनती, वर्ग की गिनती, आयत की गिनती। तो इसका अलग अलग ट्रिक होता है। तो यहाँ पर देखिए कि वर्ग में कितनी आकृति है। वैसे त्रिभुज का आकृति भी पूछता है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार के लिए इनका ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है ना तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3, फिर ये हो जाएगा 1 2 3। तो इसमें क्या होगा, फिर गुणा होता है। 3 का गुणा 3 से होता है, 2 का गुणा 2 से होता है, फिर 1 का गुणा 1 से होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 होगा, फिर होगा 2 गुणा 2 होगा, फिर 1 गुणा 1 समझ लीजिए। 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 9 4 13 और 1 14। ऑप्शन सी। क्लियर है। देखिए साथियों, ये वर्ग का ट्रिक है अलग अलग। ये जैसे ये इन सब को बनाने का ये अलग अलग तरीका है। इस प्रकार इन सब को आप ट्रिक को देख लेंगे, इसको बना लेंगे, तभी आपसे बन पाएगा। ये आयत का है, और ये आपका समांतर चतुर्भुज का है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और तारा के बीच संबंध का निरूपण करता है। तो यहाँ पर इस टाइप का भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ याद रखेंगे आपका ये हो जाएगा, ये सूर्य और आपका तारा, याद रखेंगे दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो तारा क्या है, बहुत दूर में है। तो तारा और ये चंद्रमा तो इसके पास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर याद रखेंगे चंद्रमा क्या होता है, सूर्य से दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। तो ये वाला आएगा आपका। और सूर्य और जो तारा है वो एक के ही अंदर है। ये तारा है, बड़ा वाला आपका तारा हो जाएगा, और उसके अंदर क्या आएगा, सूर्य है। क्लियर है। तो ये वाला चंद्रमा उससे दूर रहता है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए साथियों, आपका दिया है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है तथा इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं साथियों। इसका देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसका जो अलग अलग है रंग के लिए। जैसे ऐसे कितने घन है जिनका केवल एक सतह लाल है, इसका भी फार्मूला होता है आपका। 2 सतह लाल है, 3 सतह लाल है, कोई भी लाल नहीं है, इन सब का क्या है, फार्मूला है। ये प्रश्न आप देखेंगे तो इन सबको कैसे बनाना है, देखिए इसका सबका फार्मूला होता है। एक एक करके जैसे आप बनाएंगे यहाँ पर, तो याद रखेंगे हमेशा। जैसे 4 सेंटीमीटर भुजा, डायरेक्ट इसमें भुजा दिया है। क्लियर है, भुजा दिया है। भुजा कितना दिया है, 4। इसको याद रखेंगे ना। अगर कई तो ऐसे दिया रहता है, याद रखेंगे जैसे कभी 64 दे दिया रहता, 8 दे दिया रहता, भुजा नहीं दिया रहेगा, उसमें कुछ दूसरा लिखा रहेगा, घनों को मिलाकर ऐसे टाइप का दिया रहेगा। तो इसको घन निकालना पड़ता है। 64 का घन कितना होता है, 4। 8 का घन कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा सॉरी यहाँ 3 रहेगा, 8 का घन होता है 2, ऐसे करके निकालना रहता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट भुजा दे दिया तो n का मान दे दिया है, तो n बराबर हो गया 4। तो जब भी इसको करते हैं ना तो भाग देते हैं, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, इस टाइप का हमेशा देगा। तो याद रखेंगे इसको कैसा करना है आपको, n बराबर होगा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, जो घन है 4 सेंटीमीटर वाला है, ऐसे इस प्रकार घन रहेगा, ये आपका बना रहेगा घन ऐसे 4 सेंटीमीटर का है। तो उसको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी के लिए आटा गूंथते हैं तो बहुत बड़ा रहता है, फिर उसको क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे छोटा छोटा, फिर उसका रोटी बनाते हैं। तो वैसे उसको पूछ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका n बराबर हो जाएगा बड़ा भुजा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ऐसे इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का भाग 4 में देंगे तो आपका 4 आएगा, मतलब n का मान कितना आ गया, 4। अब यहाँ से आपको फार्मूला लगाना है। सबका अलग अलग फार्मूला होता है। जिनका केवल एक सतह लाल है, तो एक सतह लाल है तो उसका अलग फार्मूला होता है। तो एक सतह रंगीन पूछेगा ना, एक सतह रंगीन, तो उसका फार्मूला है 6 कोष्टक n-2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो 6 का 6 हो जाएगा, n बराबर हमने क्या लिया 4, n का मान 4 है, तो हो गया 4 - 2 का होल स्क्वायर। 6 हो गया, 4 में से 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 छक्के 24। तो पहला उत्तर क्या आएगा आपका 24। अब दूसरा पूछेगा, ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतह रंगीन है, लाल बोला है 2 सतह, तो 2 सतह का फार्मूला होता है, याद रखेंगे 2 सतह रंगीन है
तो इसका होता है 12 कोष्टक n-2। तो ये 12 हो गया, n बराबर क्या है 4, तो 4 - 2, 4 में से 2 गया 2 और 12 दूनी 24, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा 24। फिर तीसरा दिया ऐसे कितने घन हैं जिनका कोई भी सतह लाल नहीं है। तो कोई भी सतह रंगीन नहीं है समझिए, तो इसका फार्मूला होता है कोई भी सतह रंगीन नहीं है का n-2 पूरे की घात 3। तो n का मान कितना है आपका 4, 4 - 2 पूरे की घात 3, 4 में से 2 गया 2, 2 की घात 3, तो 2 अच्छा ही नहीं करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी 8। सॉरी ये आपका तीसरा है, 3 सतह लाल है, यहाँ पर देखेंगे ये वाला आएगा आपका तीसरा का आएगा 3 सतह रंगीन का 8। चौथा प्रश्न है ऐसे कितने घन हैं जिनका कोई भी सतह लाल नहीं है। सॉरी यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, 3 सतह लाल है तो 3 सतह जब भी पूछेगा रंगीन तो उसका डायरेक्ट 8 ही होता है, क्लियर है। और कोई भी सतह नहीं है उसका फार्मूला है, याद रखेंगे n-2 की घात 3। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जो n-2 की घात 3 वो क्या है जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं है, और जब भी 3 सतह रंगीन पूछेगा तो डायरेक्ट 8 लिख देंगे उसमें, क्लियर है। उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर 3 सतह रंगीन बोलेगा कोई भी रंग रहे तो डायरेक्ट 8 उसका उत्तर होता है, और अगर बोलेगा कोई भी सतह रंगीन नहीं है, लाल नहीं मतलब रंगीन नहीं है, तो उसका ये फार्मूला n-2 की घात 3। तो ये 4 - 2 पूरे की घात 3, तो 4 में से 2 गया 2, 2 की घात 3 बराबर 8। इसमें भी क्या आएगा आपका 8 आएगा। अंतिम प्रश्न है ऐसे कितने घन हैं जिनके चारों सतह लाल है। तो ऐसा ये फार्मूला ही नहीं है, 4 सतह होता ही नहीं है, डायरेक्ट आपको ये क्या करना है, एक भी नहीं इसका उत्तर रहेगा। क्लियर है साथियों, सिर्फ 3 ही होता है, याद रखिए, या तो कोई भी सतह रंगीन नहीं है, 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन। 3 सतह रंगीन जब भी बोलेगा तो हमेशा 8 उसमें लिख देना है, बाकी फार्मूला का प्रयोग करना है। देखिए साथियों ये फार्मूला आपका दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 लिखा है मतलब कोई भी सतह रंगीन नहीं है, 1 सतह रंगीन, यहाँ पर 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन में डायरेक्ट 8 लिखना है, ये फार्मूला है, इसी से बनाते हैं। ये एक प्रश्न है, इस प्रकार देख सकते हैं ये, और एक दूसरे टाइप का प्रश्न है, इसमें दूसरा इसमें फार्मूला लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। 1 4 27 256, फिर क्वेश्चन मार्क है यहाँ, फिर 4 6 6 5 6, इस प्रकार दिया है। तो याद रखें इसको कैसे बनाना है, ये आपका दिया है 1 की घात 1 होगा, इसमें 4 है तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2, ये 27 है तो ये हो जाएगा 3 की घात 3, 3 3 9 27, 2 दूनी 4, और ये 256 है तो 4 की घात 4 होगा, मतलब 4 को 4 बार लिखेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, इस प्रकार, और 64 चौक 256 ऐसे होगा। तो वैसे इसमें क्या आएगा, क्रम से है 1 2 3 4, तो इसके बाद क्या आएगा आपका 5, तो 5 की घात 5 करना है। देखिए सबका घात बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो 5 की घात 5 करेंगे मतलब 5 का 5 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे होता है 3125। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो इसमें देखिए आपका दिया प्रश्न, तो आप 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 6 30 और 3 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा, 8 6 48 गुणा करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो वैसे ही 5 चौक 20 और 20 और 7 27, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए साथियों त्रिभुज से संबंधित सवाल, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब आपको बताना है कितना त्रिभुज है, त्रिभुज कितना है इसमें ये बताना है। तो इसको आपको याद रखना है, इसको गिनती करना रहता है जितना भी है, जैसे इसमें आपका आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 तो है, जितना है तो जितना है उन सबको जोड़ देना है। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, कितना आया 15, सबको जोड़ना है। तो ये देखिए 2 पार्ट में है तो ऊपर में भी 15 होगा, 1 2 3 4 5 है ना, तो 15 प्लस 15 बराबर कितना हो गया आपका 30, 30 इसका सही उत्तर है। देखिए साथियों त्रिभुज का आप यहाँ आकृति आप निकालेंगे तो इस प्रकार इसको आप देख सकते हैं, इन सब का अलग अलग ट्रिक है। ये इस प्रकार के प्रश्न का ये वाला है आपका, ये क्षैतिज भाग वाला है, ये जो बताया ये अभी बताया इस प्रकार का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का प्रश्न अभी बताइए, जैसे 3 है, 3 2 5 1 6 और 6 6 कितना हो गया 12। ये अलग अलग इनका है बनाने का तरीका।
इस टाइप का प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। इस टाइप का प्रश्न प्रीवियस ईयर में आपका पूछा जा चुका है, तो इस टाइप का हमेशा याद रखेंगे। जैसे ये 4 एक ठो अगर सिंगल दिया है ना, इसको याद रखेंगे, पूछता है तो हमेशा याद रखेंगे। जैसे ये 4 है, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, 8 लेते हैं हमेशा। अगर उसी में 2 ठो दे दिया है तो देखिए इसका 8 इसका 8, लेकिन उसमें 2 और जोड़ देना तो 18 हो गया। अब यहाँ पर 3 ठो हो गया, तो यहाँ पर इसका 8 इसका 8 इसका 8, लेकिन 3 ठो है तो 2 ठो एक्स्ट्रा लेना है, तो 2 बार एक्स्ट्रा 2 जोड़ देना। अगर यही 4 बार रहता तो 4 बार 8 लेते और 2 को कितने बार लेते, 3 बार लेते। क्लियर है? देखिए साथियों, इसमें अगला प्रश्न है DEGHJKMN। यहाँ पर DE यहाँ F नहीं है, GH यहाँ I नहीं है, JK यहाँ L नहीं है, MN तो O को छोड़ के क्या लेना है, PQ। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों आपका देखिए शैक्षिक एवं सामान्य बोध से है। ये आपका शैक्षिक एवं सामान्य बोध से 20 प्रश्न इसमें से आता है, शैक्षिक व सामान्य बोध। तो देखिए साथियों इसका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा बोल रहा है, याद रखेंगे, इसका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, याद रखेंगे। और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट। ये क्या है, सबसे पुराना है, सबसे पुराना। और ये कहाँ है, इसको याद रखेंगे, उत्तराखंड में है आपका, उत्तराखंड 1936 से। क्लियर है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी प्रश्न पूछा जा चुका है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, याद रखेंगे, ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा कहाँ, असम में। ये दोनों पूछा जा चुका है, जिम कॉर्बेट और कांजीरंगा को। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों, गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, किस लिए, एशियाई शेर के लिए, याद रखेंगे, एशियाई शेर इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक सवाल पूछता ही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, पूछता ही है इससे रिलेटेड प्रश्न। तो यहाँ पर 2 पदक किन्होंने जीता, याद रखेंगे, आपका मनु भाकर जी ने। इन्होंने कांस्य पदक जीता है, 2 बार याद रखेंगे। उसी में कांस्य पदक है इनका 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल, याद रखेंगे। एक तो इनका स्वयं का है सिंगल, और एक में जो सरबजोत सिंह है उनके साथ इन्होंने किया है। दूसरा जो कांस्य पदक है तो 2 ठो जीता है। ये हो गया इनका। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, इसमें याद रखेंगे। 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने क्या जीता था, आपका गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड 87.45 था, उसमें याद रखेंगे इनका कितना था, 87.58 मीटर था, इसमें 2020 टोक्यो ओलंपिक में। लेकिन याद रखें पेरिस ओलंपिक में इनको मिला है रजत, सिल्वर, और इनका है 89.45 है। क्लियर है? इसमें सिल्वर मिला है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मिला था 87.58, इसमें 89.45 है। और पी सिंधु जी ने पेरिस ओलंपिक में क्या किया, समारोह का आगाज के टाइम ध्वजावाहक रहते हैं, उनका काम किया यहाँ पर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर और रोवर क्रमशः किस नाम से जाने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इसको पूछते ही है, इसलिए याद रखेंगे। लैंडर का संबंध विक्रम से है और रोवर का संबंध प्रज्ञान से है। उनका नाम है प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर, ऐसे याद रखेंगे, प्रश्न पूछता ही है। तो विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। और जो है ये जो 23 अगस्त को याद रखेंगे, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, याद रखेंगे, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव में लैंड किया था, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE को वैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? यह है आपका वैधानिक दर्जा पूछेगा तो 1993, अगर स्थापना पूछेगा तो याद रखेंगे NCTE का 1995। क्लियर है? इसका है 17 अगस्त 1995 में स्थापना हुआ है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को विशेष रूप से घोटुल संस्था के लिए जाना जाता है? ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है, उनकी विशेषता को ज़्यादातर पूछ रहे हैं हर साल। तो इसमें
आपको याद रखना है, इसका हो जाएगा आपका, ये है मुरिया जनजाति है घोटुल के लिए। घोटुल क्या है? युवाओं का पारंपरिक सामुदायिक शिक्षा व सांस्कृतिक केंद्र है। युवाओं का पारंपरिक क्या है? सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र है, सामुदायिक व सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र है घोटुल जो है। क्लियर है? उसका जो ऐसा ये बैगा है, तो बैगा आपका जाना जाता है झूम कृषि के लिए, झूम कृषि। और कमार जो है बांस लकड़ी के लिए जाना जाता है, बांस लकड़ी। अगला प्रश्न साथियों, भारत की कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? मिट्टी संबंधित प्रश्न आप पढ़ लेंगे, हर साल इसमें से मिट्टी संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है आपका लाल मिट्टी, सॉरी लाल मिट्टी नहीं, काली मिट्टी, याद रखें काली मिट्टी है। ऑप्शन बी इसका काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है? और यहाँ पर देखिए कि आपका जो जलोढ़ मिट्टी है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाया जाने वाला है कौन? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी क्या है? लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी होता है। इसका सही उत्तर है आपका काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद ये प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे भारत का प्रथम वायसराय, याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग है। प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, इसको याद रखेंगे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसको याद रखेंगे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का। क्लियर है? भारतीय गवर्नर जनरल ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट साथी, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? याद रखेंगे साथियों, इसका है अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार भाग 3 याद रखेंगे, भाग 3 मौलिक अधिकार है आपका अनुच्छेद 12 से 35। जो अनुच्छेद 32 है सीधे सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पीएम ई विद्या कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? याद रखेंगे 2020 में। एक राष्ट्र एक डिजिटल मंच, एक राष्ट्र एक डिजिटल मंच। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इसका उत्तर है आपका भारत। और ये ब्रिक्स से बी से होता है आपका ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, और सी से है आपका चाइना, और एस से है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। क्लियर है? अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2026-27 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथी, इसका उत्तर है सुदर्शन पटनायक। देखिए साथियों, अगला प्रश्न निपुण का सही पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म से प्रश्न पूछता ही है। इसका है सही उत्तर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण का याद रखेंगे 5 जुलाई 2021 को ये आया। इसका उद्देश्य है FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा? प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय याद रखेंगे साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है? और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछेगा, ओपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो इग्नू है, लेकिन BR अम्बेडकर आया आपका 1982 में, याद रखेंगे। इग्नू आया आपका 1985 में। तो कभी पूछेगा प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय तो BR अम्बेडकर को बोलेंगे। अगर सेंट्रल लेवल का पूछेगा तो कौन आया? इग्नू। क्लियर है? तो इसका 1982, इसका पहले नाम था BR अम्बेडकर का, इसका नाम जानेंगे आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी था ये, आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको बाद में बदल दिया गया। और ये कहाँ स्थित है? आपका हैदराबाद, फिलहाल इसको तेलंगाना कहते हैं, हैदराबाद तेलंगाना।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का निर्माण किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका उत्तर है प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो नवीन को अगर पूछेगा तो याद रखेंगे हिमालय पर्वतमाला। अगर प्राचीन पूछेगा सबसे प्राचीन तो अरावली है। सबसे प्राचीन कौन है? अरावली। देखिए साथियों, आपको दिवस से संबंधित प्रश्न पूछता ही है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखें 23 अगस्त को। किस कारण से मनाया जाता है? आपका चंद्रयान 3 की सफलता, चंद्रयान 3 की सफलता कारण इसको मनाया जाता है 23 अगस्त को। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस महान व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस याद है, शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षक दिवस पूछेगा तो याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है? और शिक्षा दिवस पूछा है शिक्षा, तो शिक्षा को याद रखें मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका तारीख याद रखें 11 नवंबर। क्लियर साथियों? तो 11 नवंबर का इनका याद रखें। ये प्रथम शिक्षा मंत्री है, प्रथम शिक्षा मंत्री, इसीलिए शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? तो इसका उत्तर है आपका अग्नाशय। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लैक फंगस मुख्यतः किस प्रकार के रोगियों में होने का जोखिम अधिक होता है? तो इसका उत्तर है मधुमेह एवं कमजोर प्रतिरक्षा वाले रोगियों में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है, इसको याद है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे निशानेबाजी से। देखिए साथियों अगला है आपका शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। इसका भी 20 प्रश्न आता है साथियों। शिक्षण अधिगम व विद्यालय। देखिए साथियों अगला प्रश्न है आपका यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। तो इसको याद रखेंगे, इसका है आपका पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अगला प्रश्न है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है? तो मूल्यांकन का अर्थ है याद रखें ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है? तो इसका है अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। तो यह आपको सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। क्रियात्मक अनुसंधान करने का सही क्रम क्या है? इसको याद रखेंगे समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोधन की रूपरेखा, प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्तों का विश्लेषण, निष्कर्ष। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो इसका है आपका सामान्य और विशिष्ट छात्र। इसको याद रखें साथियों दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष लागू किया गया। तो इसको याद रखेंगे, इसको तो वैसे ऑप्शन में अगर 2017 दिया है, क्योंकि इसका जो प्रभावी हुआ ये हुआ आपका 19 अप्रैल 2017 को ये प्रभावी रूप से लागू हुआ। लेकिन ज़्यादातर अगर प्रश्न में 2016 है तो आप 2016 को लिखेंगे, अगर 2017 दिया है तो 2017 को लिखेंगे। क्लियर है? तो वैसे 2016 को ज़्यादातर मानते हैं। अगला प्रश्न है CWSN का अर्थ है? इसका अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो इसका याद रखेंगे साथियों प्रजातांत्रिक है आपका प्रोजेक्ट, सहभागी, सामूहिक, प्रजातांत्रिक, व्याख्यान विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों रेखीय अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर है सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत। ये स्किनर ने इनको दिया है, इनको याद रखेंगे स्किनर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों का विद्यालय में असफल होना यह प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य
नहीं, सॉरी, इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन बी है, निर्दिष्ट करता है कि, चूंकि असफल होना बोल रहा है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। असफल होना पूछ लिया, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? इसको याद रखेंगे, फ्रोबेल ने। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह आपका धारा 21A। यहां पर साथियों इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया? तो इसको याद रखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा के लिए सबसे पहले आया 1987-88 में प्राथमिक शिक्षा के लिए, फिर बाद में ये उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए 1993-94 में आया उच्च प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया? तो ये याद रखेंगे, कोठारी आयोग ने। और अभी क्या आ गया, एनईपी आ गया, याद रखेंगे, इसके बदले आ गया एनईपी के बदले कौन सा 5+3+3+4 एनईपी आ गया, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, ये सक्रिय एजेंसी है। सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय एजेंसी है, ऑप्शन डी। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? इसका उत्तर साथियों जॉन डीवी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो इसका उत्तर सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू की गई थी? याद रखें, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। देखिए साथियों, ये हो गया आपका। देखिए साथियों, ये शुरुआत का 80 हो गया। लास्ट का जो 20 प्रश्न रहता है वो आप या तो गणित बनाएं, आपको जो मन, गणित बना सकते हैं या फिर विज्ञान बना सकते हैं या सामाजिक विज्ञान बना सकते हैं। क्लियर है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि गणित वाले ही मतलब विज्ञान गणित बनाएंगे, गणित वाले भी सामाजिक विज्ञान बना सकते हैं, सामाजिक विज्ञान वाले भी विज्ञान बना सकते हैं, गणित बना सकते हैं, उनका मन। तीनों को नहीं बनाना है, क्लियर है? तीनों में से कोई एक बनाना है, तीनों को बनाएंगे फिर नंबर नहीं मिलेगा, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्लियर है? तो या तो गणित का 20 प्रश्न हल करें या विज्ञान का या सामाजिक विज्ञान का। ओके, तो इसको याद रखना है आपको, विज्ञान वाला गणित वाले सामाजिक विज्ञान को बना सकते हैं, सामाजिक विज्ञान वाले विज्ञान और गणित को बना सकते हैं, जो आपको सरल लगे उसी को आप बनाएंगे। ठीक हो गया? यहाँ पर देखिए, यह आपका जैसे पहला प्रश्न है, ये विज्ञान का है, विज्ञान का 20 कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है आपका याद रखेंगे, आपका ये ऑप्शन ए जूल। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये आपका टंगस्टन का। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो काम में लेते हैं, इसको याद रखेंगे, उत्तल लेंस। देखिए दूर है तो दूर 2 ठो है तो याद रखना है 3, उत्तल 3 ठो है, याद रखेंगे। अगर इसी को बोलेगा निकट, निकट का भी पूछ देता है, तो निकट 3 ठो है तो 4 ठो लेना है, 4 ठो क्या है? अवतल। ये ज़्यादातर पूछता है, इसको अलग अलग नाम से पूछता है, ये दूर को कभी कभी इंग्लिश में पूछ देता है, तो इंग्लिश का भी आप याद रखेंगे, इसमें से प्रश्न बनता ही है। अगला प्रश्न साथियों, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, मतलब जो सुनने की क्षमता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल को निम्न में से किस आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो ये आपका बारूद। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां सही सुमेलित करना है इसको, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका, ये फेदोमीटर है आपका, समुद्र की गहराई, ये हो जाएगा पहला का, द हो जाएगा आपका। फिर ये आपका दिया है बैरोमीटर, बैरोमीटर का है वायुमंडली दाब हो जाएगा, बैरोमीटर का वायुमंडली दाब। फिर उसके बाद आपका दिया है अल्टीमीटर दिया है,
यहाँ से हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर का ऊंचाई। तो इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? यह आपका पॉलीग्राफ। अगला प्रश्न साथियों, परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, तो इसको याद रखेंगे। यह आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उसके नाभिक में रहता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमता रहता है, बीच में क्या होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडेला में किसका खनन होता है? तो इसको याद रखेंगे, हेमेटाइट। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यह सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? धावन सोडा का। और एक होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, वो क्या है आपका खाने का सोडा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यह आपका कैल्शियम कार्बाइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? यह आपका स्टील। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। बताया निकट है मतलब 4 ठो आपको लेना है, कौन सा? अवतल। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? यह आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, स्कर्वी एक बीमारी है, डैश की कमी के कारण होता है? यह आपका विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहां पर मिलान करना है, ये हो जाएगा आपका विटामिन ई की कमी से होता है आपका बांझपन, फिर हो जाएगा विटामिन के की कमी से हो जाएगा आपका कमजोर हड्डी, सी की कमी से होगा आपका दांत में होगा, और ए की कमी से क्या होगा आपका आंख से संबंधित रोशनी, विटामिन ए। यहाँ पर इसको आपको याद रखना है। ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे पहला का ये बी हो गया, फिर ये सी, तीसरा का है डी, चौथा का है ए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्त को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर मतलब देने वाला, याद रखेंगे, तो यह है ओ निगेटिव। क्लियर है? और जो देने वाला है, जो लेने वाला है, उसको याद रखेंगे ए बी पॉजिटिव। अगला प्रश्न आते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो यहां पर देखेंगे किस प्रकार का लेंस होता है आपका उत्तल लेंस होता है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इसको याद रखेंगे आपका, ये तो जगदीश चंद्र बोस, ये आपका सही है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट, ये भी सही है। रॉबर्ट मेयर सिस्मोग्राफ, ये भी सही है। जो ऑप्शन डी है ये सुमेलित नहीं है। देखिए साथियों, अंतिम प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? यह आपका एड्रीनलिन। ये रहा साथियों टॉप, ये 100 क्वेश्चंस है। उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपके लिए अभी होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में आपका काम आएगा। तो इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए साथियों। और ज़्यादातर आप क्या करेंगे, जितना भी जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न और भी अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।